दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मेडिवल पीरियड इंडिया के लिए एक डायनेमिक और ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है जिसमें इन्वेजन्स, कल्चरल कॉन्फ्लुएंसेस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर एक साथ देखने को मिले। इस पीरियड में एक तरफ सदर्न इंडिया में चोलास और विजयनगर जैसे ग्रेट नेटिव एम्पायर्स फ्लरिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ नॉर्दर्न इंडिया में फॉरेन से आए इस्लामिक एम्पायर्स जैसे कि दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल एम्पायर का राइज हुआ। इस दौरान रूलर्स अपने किंगडम्स और पावर के एक्सपेंशन के लिए आपस में भी लड़ते रहे। एग्जाम्पल के लिए गंगा वैली में लोकेटेड कन्नौज पर कंट्रोल के लिए गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी के बीच काफी वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और इस लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रगल को त्रिपाटाइट स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे। लेकिन इन सब में भारत के मेडिवल हिस्ट्री की अगर कोई सेंट्रल थीम रही तो वो है यहाँ इस्लामिक रूल का एडवेंट और उसका मैसिव एम्पायर्स में तब्दील होना। आइए पहले समझते हैं कि आखिर इंडिया में इस्लामिक रूल की शुरुआत कैसे हुई। वैसे तो भारत में इस्लाम का आगमन 8th सेंचुरी में ही हो गया था, जब 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया। लेकिन उसके इस इन्वेजन का इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स पर ज्यादा गहरा असर नहीं पड़ा और इसी वजह से उस समय इस्लाम यहाँ फैल नहीं पाया। इंडिया में इस्लामिक रूल की असल शुरुआत आमतौर पर 1000 एडी से मानी जाती है, जब गजनी का महमूद ने भारत पर अपने हमले शुरू किए। हिस्टोरियंस के मुताबिक 11th सेंचुरी में महमूद ने लगभग 17 बार भारत पर अटैक किया। इस दौरान उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर भी हमला किया और इसे तहस नहस कर दिया। महमूद गजनी के इस बारबरस अटैक ने इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और यहाँ इस्लामिक रूल का रास्ता और स्ट्रांग हो गया। महमूद गजनी के बाद भारत पर लूट मार और कब्जे की नीयत से आने वाला अगला बड़ा इस्लामिक इन्वेडर था मोहम्मद घौरी, जो घुरीद डायनेस्टी से संबंधित था। 1192 एडी में मोहम्मद घौरी ने सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस जीत के बाद उसने अपने विश्वास पात्र कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की कमान सौंप दी। ऐबक ने यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी, जो दिल्ली सल्तनत का पहला चैप्टर माना जाता है। और इसी मोमेंट से शुरुआत हो गई एक नई कहानी की, दिल्ली सल्तनत की कहानी, जिसने अगले कई सालों तक भारत के इतिहास को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। दिल्ली सल्तनत एक कलेक्टिव नाम है जिसके अंदर अलग अलग इस्लामिक डायनेस्टीज ने भारत पर अपना रूल स्टैब्लिश किया। इनमें सबसे पहला था मामलूक या स्लेव डायनेस्टी, जिसका रेन 1206 से लेकर 1290 एडी तक रहा। दिल्ली का पहला सुल्तान बना कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद घौरी का ट्रस्टेड कमांडर था। ऐबक के बाद दिल्ली के अगले सुल्तान बने शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के रूल को दिल्ली सल्तनत की कंसोलिडेशन फेज माना जाता है। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उनका डिप्लोमेटिक ब्रिलियंस। उन्होंने अपनी स्मार्ट पॉलिटिक्स से भारत को चंगेज खान के इन्वेजन से बचाया, जो उस वक्त एक बहुत ही बार्बरिक और डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में उभर रहा था। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान ने गद्दी संभाली। वो दिल्ली सल्तनत की पहली और इकलौती फीमेल रूलर बनी, लेकिन उनका रूल ज्यादा लंबा नहीं चला। रेडिकल क्लर्क्स और टर्किश नोबल्स को एक औरत का सुल्तान बनना मंजूर नहीं था और एक साजिश के तहत उन्हें मार दिया गया। रजिया के बाद उनके भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह ने तख्ता संभाला, लेकिन उनका रूल वीक और शॉर्ट लिव्ड रहा। आखिरकार स्लेव डायनेस्टी का अंतिम रूलर था कैकूबाद, जिसके पतन के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी मामलुक डायनेस्टी से खलजी डायनेस्टी के हाथों में चली गई। खलजी डायनेस्टी का रूल 1290 से 1320 एडी तक माना जाता है। इसके फाउंडेशन रखी थी जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने। उनके बाद डायनेस्टी का सबसे पावरफुल और नोटेबल रूलर था अलाउद्दीन खलजी। उसने दिल्ली सल्तनत में कई इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, जैसे रेवेन्यू सिस्टम का रीऑर्गेनाइजेशन करना, मार्केट और प्राइस कंट्रोल पॉलिसीज और सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए नए रूल्स। इन रिफॉर्म्स का इफेक्ट इतना बड़ा था कि सल्तनत की इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों काफी स्टेबल होने लगे और इन रिफॉर्म्स का साफ असर लोगों की लाइफ पर दिख रहा था। मिलिट्री फ्रंट पर भी अलाउद्दीन खलजी काफी सक्सेसफुल रहा। अपनी शार्प स्ट्रेटजी के चलते उसने मंगोल इन्वेजन्स को भारत में आने से रोका, जो उस समय दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे बड़ा एक्सटर्नल थ्रेट था। एक्सपेंशन के मामले में उसने जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, मालवा और गुजरात को अपने एम्पायर में मिला लिया।
सदर्न इंडिया के एक्सपेंशन में उसका ट्रस्टेड जनरल मलिक कफूर ने एक की रोल प्ले किया। मलिक कफूर ने दिल्ली सल्तनत की आर्मी के साथ वारंगल, मदुराई और होयसला अंपायर पर सक्सेसफुल रेड्स किए, जिससे सल्तनत का साउथवर्ड एक्सपेंशन हुआ और उसका प्रेस्टीज भी बढ़ा। लेकिन 1316 एडी में अलाउद्दीन खलजी की डेथ के बाद सल्तनत में एकदम क्यास फैल गया। मलिक कफूर ने खुद को सुल्तान बनने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी भी हत्या कर दी गई। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में कूप्स, असैसिनेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सिलसिला चल पड़ा, जिससे खलजी डायनेस्टी की पावर धीरे धीरे खत्म हो गई। खलजी डायनेस्टी के बाद जो पावर सत्ता में आई थी वो थी तुगलक डायनेस्टी। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की अगली फेज की शुरुआत की और तुगलक डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी। ये डायनेस्टी 1320 से 1413 एडी तक बनी रही। गयासुद्दीन के बाद उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर आया, जिसके दौरान सल्तनत का टेरिटोरियल एक्सटेंशन अपने पीक पर पहुंच गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी एम्बिशियस लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसीज के लिए मशहूर था। मोहम्मद बिन तुगलक इन्हीं कंट्रोवर्शियल डिसीजंस में से एक डिसीजन था कैपिटल को दिल्ली से सदर्न इंडिया के दौलताबाद शिफ्ट करना। ये एक तरह का फोर्स्ड माइग्रेशन था, जिसमें दिल्ली के नोबल्स, सैयद, शेख्स और उलेमा को जबरदस्ती दौलताबाद भेजने पर मजबूर किया गया। जो नोबल्स इस माइग्रेशन के लिए तैयार नहीं थे, उनको सुल्तान ने बहुत क्रूअल्टी से पनिश किया और कईयों को तो मौत के घाट भी उतार दिया गया। लेकिन फरिश्ता के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब मंगोल्स ने पंजाब पर अटैक किया, तब सुल्तान को मजबूरन उन एलिट्स को वापस दिल्ली बुलाना पड़ा। इसके अलावा भी और भी कई सारे कारणों की वजह से मोहम्मद का ये कैपिटल ट्रांसफर वाला डिसीजन फेल हो गया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट की वजह से मुस्लिम एलिट्स के दिल में सुल्तान के खिलाफ गुस्सा और नफरत बढ़ने लगी और जब 1351 एडी में मोहम्मद बिन तुगलक की तबीयत बिगड़ने की वजह से मौत हो गई, उस समय तक सल्तनत अंदर से काफी वीक और डिवाइडेड हो चुका था। उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक। उनके रूल में सल्तनत कुछ हद तक स्टेबल रहा, लेकिन उनके मरने के बाद सिविल वॉर्स और इंटरनल राइवलरीज और ज्यादा बढ़ गई। इसी बीच 1398 एडी में सेंट्रल एशिया से एक रूथलेस इन्वेडर तिमूर या फिर तमरलेन ने भारत पर हमला किया। तिमूर ने दिल्ली को लूटकर यहाँ बारबरिक तरीके से मैसेकेर किया, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों की मौत हुई। उस वक्त दिल्ली दुनिया का सबसे प्रॉस्परस सिटीज में से एक था, इसलिए तिमूर के लिए यह जीत एक बड़ी विक्ट्री थी। अपने अटैक के बाद तिमूर ने अपनी विक्ट्री के तौर पर खिज्र खान को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। इस तरह शुरू हुई सैयद डायनेस्टी। खिज्र खान ने खुद तो सुल्तान डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि तिमूर का रियात ए आला यानी वसल बनाकर ही रूल किया। खिज्र खान के बाद आया मुबारक शाह, जो अपनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर और फर्म रूल के लिए जाना गया। उसने ग्रेजुअली तिमूर की नॉमिनल अथॉरिटी से इंडिपेंडेंस स्टैब्लिश कर ली। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह और फिर सैयद अलाउद्दीन ने सल्तनत को संभाला। अलाउद्दीन सैयद डायनेस्टी का आखिरी रूलर था। 19 अप्रैल 1451 को अलाउद्दीन ने अपनी मर्जी से दिल्ली का तख्त बहलोल खान लोधी को दे दिया और इसके साथ ही शुरू हुई दिल्ली सल्तनत की लोधी डायनेस्टी। और यहीं से शुरू होती है लोधी डायनेस्टी की कहानी, जिसका रूल 1451 से लेकर 1526 तक रहा। इस डायनेस्टी का फाउंडर था बहलोल खान लोधी, जिसके बाद गद्दी संभाली उसके बेटे सिकंदर लोधी ने। सिकंदर ने अपनी कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके आगरा बनवाया, जो बाद में मुगल एम्पायर का भी एक मेजर कैपिटल बना। सिकंदर लोधी एक डायनेमिक रूलर था। उसने ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट किया और लर्निंग को भी इंकरेज किया। खुद एक पोएट था जो गुलरुखी पेन नेम से पर्शियन में पोएट्री लिखता था। उसने संस्कृत के मेडिकल टेक्स्ट को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया, जिससे इंडो पर्शियन स्कॉलरशिप को नई राह मिली। लेकिन दूसरी तरफ उसके शासन का नॉर्थ इंडिया का कई हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय भी किया गया। उसके बाद आया इब्राहिम लोधी, जो डायनेस्टी का सबसे आखिरी सुल्तान बना। इब्राहिम के रूल में इंटरनल रेबेलियंस और नोबिलिटी की नाराजगी बढ़ गई। इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए सेंट्रल एशिया से आया बाबर। 1526 में हुई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इस लड़ाई में इब्राहिम लोधी हार गया और बैटलफील्ड पर ही उसकी मौत हो गई। इस डिफीट के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में एक नए युग का प्रारंभ हुआ, मुगल एम्पायर, जिसे हम आगे अभी देखेंगे। खैर, दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत में सिर्फ पॉलिटिक्स और वॉर्स ही नहीं, बल्कि कल्चर, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में भी बड़े चेंजेस आए। इस दौरान बने
इंडो इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स जैसे कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, तुगलकाबाद फोर्ट आज भी मेडिवल इंडिया की शानदार विरासत को दिखाते हैं। इसी जमाने में लिंग्विस्टिक फ्यूजन से एक नई बोली का जन्म हुआ जो आगे चलकर उर्दू के रूप में उभरी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा कि बाबर की जीत के साथ भारत में मुगल अंपायर की दस्तक हो चुकी है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के बाद बाबर ने अपनी पावर कंसोलिडेट करने के लिए 16 मार्च 1527 को बैटल ऑफ खानवा लड़ी और मेवाड़ के राणा सांगा को हरा दिया। इस जीत ने भारत में बाबर के रूल को और ज्यादा मजबूत बनाया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की डेथ हुई और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन हुमायूं अपने एम्पायर को ज्यादा दिन तक संभाल नहीं पाया। 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में उसे शेर शाह सूरी ने हरा दिया और मुगल रूल टेम्पररी खत्म हो गया। लगभग 15 साल बाद 1555 में सफाविद सपोर्ट से हुमायूं ने अपना एम्पायर वापस जीत लिया, लेकिन उसकी जीत ज्यादा दिन तक नहीं हो सकी। 1556 में एक एक्सीडेंट में हुमायूं की डेथ हो गई। इसके बाद अफगान जनरल हेमू ने दिल्ली कैप्चर कर ली, लेकिन मुगल रीजेंट बैराम खान की मदद से हुमायूं का बेटा अकबर ने 5 नवंबर 1556 को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू को हरा दिया। इसी विक्ट्री से मुगल एम्पायर को दोबारा स्टैब्लिश होना पक्का हो गया। अकबर ने मुगल एम्पायर को एक इंक्लूसिव और स्टेबल शेप दिया। उसने जजिया टैक्स खत्म किया और ऐसे पॉलिसीज बनाए जो हिंदू सब्जेक्ट्स को भी अपना बनाने वाली थी। उसने अपने कोर्ट और मिलिट्री में नॉन मुस्लिम्स को भी हाई पोजीशन पर रखा, जिसमें बीरबल, तानसेन, राजा टोडरमल और मान सिंह सबसे प्रोमिनेंट थे। अकबर के रेन में आर्ट्स, लिटरेचर और लर्निंग का रेनेसां हुआ, जो इस्लाम और हिंदुइज्म के एलिमेंट्स का मिक्स था। अपनी इंक्लूसिव पॉलिसीज और विजनरी लीडरशिप की वजह से अकबर आज भी भारत के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। 26 अक्टूबर 1605 को अकबर की डेथ हुई और इसका बेटा सलीम, जो हिस्ट्री में जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ, तख्त पर बैठा। जहांगीर एक कल्चर्ड और आर्ट लविंग एम्परर था। उसके रेन में मुगल पेंटिंग और आर्किटेक्चर ने नए हाइट्स टच किए, लेकिन पॉलिटिकली उसके रूल में स्टेबिलिटी कम थी। नोबल फैक्शंस और इंटरनल चैलेंजेस एम्पायर को वीक कर रहे थे। 1627 में हेल्थ इश्यूज के कारण जहांगीर की डेथ हो गई। उनके बाद एम्पायर की डोर उनके बेटे शाहजहां ने संभाली। शाहजहां के रेन को मुगल एम्पायर का गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर माना जाता है। उसने रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और ताजमहल जैसे शानदार मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जो आज ही मुगल ग्रैंडोर के सिंबल्स हैं। लेकिन शाहजहां के दौरान एक नया ट्रेंड उभरने लगा, इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स, जो धीरे धीरे अकबर के लिबरल और इंक्लूसिव पॉलिसीज को रिप्लेस कर रहे थे। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना सक्सेसर बनाना चाहता था, लेकिन सक्सेशन के दौरान एक खूनी वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ गई। दारा शिकोह को लिबरल और सूफी आइडियाज का सपोर्टर माना जाता था, लेकिन उसका छोटा भाई औरंगजेब ने उससे और अपनी बाकी भाइयों को मार दिया और 1658 में खुद एम्परर बन गया। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया, जहां 1666 में शाहजहां की मौत हो गई। औरंगजेब का रूल मुगल हिस्ट्री का सबसे लंबा और सबसे कंट्रोवर्शियल रेन माना जाता है। उसने एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक ओरिएंटेशन अडॉप्ट किया, जजिया टैक्स दोबारा इम्पोज किया, इस्लामिक कन्वर्जन्स को इंकरेज किया और फतवा ए आलमगिरी कंपाइल करवाया, जो एक वास्ट कलेक्शन था इस्लामिक लॉस का। उसके रूल में सिख गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट करवाया गया, जिससे सिख कम्युनिटी में रिसेंटमेंट बढ़ गया और वहां से मिलिटराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जो आगे चलकर खालसा मूवमेंट का फाउंडेशन बना। औरंगजेब ने अपना ज्यादातर रेन डेक्कन कैंपेन्स में गुजारा। उसने बीजापुर और गोलकोंडा जैसे शक्तिशाली सल्तनत को एनेक्स कर लिया, लेकिन मराठास के साथ उसकी लंबी स्ट्रगल ने मुगल ट्रेजरी और रिसोर्सेज दोनों को एग्जॉस्ट कर दिया। सल्तनत की वीक वेल्थ खत्म होने लगी और औरंगजेब की प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस ने गवर्नेंस को भी अनस्टेबल कर दिया। जहां अकबर एक टॉलरेंट और इंक्लूसिव एम्परर के रूप में ग्रेट मुगल माना जाता है, वहीं औरंगजेब को एक डीपली डिवाइसिव रूलर माना जाता है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि उसकी रिलीजियस इंटॉलरेंस और हार्श पॉलिसीज ने मुगल पॉलिटी की यूनिटी तोड़ दी, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस उसकी एक अलग इमेज भी देते हैं। वो कहते हैं कि औरंगजेब ने कुछ हिंदू टेम्पल्स और इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस किया, अपने ब्यूरोक्रेसी में पहले से ज्यादा हिंदूज को इंक्लूड किया और कभी कभी हिंदूज और शिया मुस्लिम्स के खिलाफ बाइगॉट्री को अपोज भी किया।
इसी वजह से औरंगजेब का रूल एक पैराडॉक्स माना जाता है। एक तरफ वो मुगल एम्पायर का सबसे बड़ा टेरिटोरियल एक्सपेंडर था, तो दूसरी तरफ उसके पॉलिसीज ने ही मुगल स्टेट की फाउंडेशंस को वीक कर दिया, जिससे उसके बाद एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगा। चलिए, यहाँ तक तो हमने नॉर्थ इंडिया के मेडिवल पीरियड को काफी डिटेल में देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं सदर्न इंडिया की ओर और देखते हैं कि मेडिवल पीरियड के दौरान साउथ इंडिया में क्या चल रहा था। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड की। अर्ली मेडिवल पीरियड में सदर्न इंडिया का सबसे मेजर एम्पायर था द ग्रेट चोला एम्पायर। चोलास अपनी ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रॉन्ग नेवल पावर के लिए मशहूर थे। उन्होंने सदर्न इंडिया और इंडियन ओशन के ट्रेड रूट्स को पूरी तरीके से डोमिनेट किया और साथ ही श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में भी एक्सपीडिशंस किए। राजराज चोला और राजेंद्र चोल के रेन में चोला एम्पायर अपने पीक पर पहुंच गया। उन्होंने बृहदेश्वरा टेम्पल, गंगाई कोंडा चोलपुरम जैसे मैसिव मॉन्यूमेंटल टेम्पल्स बनवाए और साथ ही शानदार स्कल्पचर आर्ट भी डेवलप किया। ऐसे ही कुछ शानदार स्कल्पचर आर्ट के एग्जाम्पल्स हैं नटराज के ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, जो चोला आर्ट का फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों, चोला एम्पायर की अचीवमेंट्स इतने सारे हैं कि उन सब को इस वीडियो में कंप्लीट कर पाना असंभव है, इसलिए हम चोला एम्पायर को किसी और वीडियो में डिटेल से समझेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं मेडिवल पीरियड में और बात करते हैं बहमनी सल्तनत की, जिससे 1347 एडी में अलाउद्दीन बहमान शाह ने स्टैब्लिश किया। उन्होंने अपनी कैपिटल गुलबर्गा में बनाई, जो आज के कर्नाटका का हिस्सा है। बहमनी सल्तनत में पर्शियन और डेक्कन कल्चर्स का एक यूनिक फ्यूजन देखने को मिला, जो आर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर में क्लियरली दिखा। इसके बाद कुछ नोटेबल रूलर्स आए, जैसे मोहम्मद शाह I, मोहम्मद शाह II, फिरोज शाह बहमनी, जिन्होंने एम्पायर का एक्सपेंशन किया। फिरोज शाह ने दौलताबाद के पास एक ऑब्जर्वेटरी भी बनवाई। उन्होंने हिंदूज को लार्ज स्केल पर एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया और अपने किंगडम को और एक्सपैंड किया। 1422 एडी में आया अहमद शाह I, जो सूफी सेंट गेसू दराज के डिवोटी थे और इसलिए वली के नाम से मशहूर हुआ। उन्होंने वारंगल को एनेक्स किया और अपनी कैपिटल गुलबर्गा से बीदार शिफ्ट कर दिया। 1463 एडी में मोहम्मद शाह III सिर्फ 9 साल के एज में सुल्तान बना और उसका प्राइम मिनिस्टर महमूद गवान किंगडम का डी फैक्टो रूलर बन गया। गवान की लीडरशिप में एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ, लेकिन 1482 में झूठे ट्रीजन चार्जेस के चलते उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। महमूद के डेथ के बाद बहमनी सल्तनत का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ और 1526 तक ये 5 इंडिपेंडेंट सल्तनत अहमदनगर, बेरार, बीदार, बीजापुर और गोलकोंडा में डिवाइड हो गया। खैर, उसी समय सदर्न इंडिया में एक और मेजर एम्पायर फ्लरिश कर रहा था, जिसका नाम है विजयनगर एम्पायर। इसकी फाउंडेशन 1336 में हरिहरा और बुक्का ने रखा था। विजयनगर के रूलर्स को रायास कहा जाता था, जिन्होंने अपने एम्पायर में आर्किटेक्चरल और कल्चरल अचीवमेंट्स को प्रमोट किया और इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया। विजयनगर को अलग अलग टाइम पर 4 डायनेस्टीज ने रूल किया। संगम डायनेस्टी, जिसकी फाउंडेशन हरिहरा और बुक्का ने रखा। सलुवा डायनेस्टी, जिसका रेन 1485 से 1505 एडी तक चला। तुलुवा डायनेस्टी, इसे विजयनगर एम्पायर का गोल्डन पीरियड माना जाता है। इस डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर थे कृष्णदेवराया, जिनकी लीडरशिप में एक एम्पायर अपनी कल्चरल, आर्किटेक्चरल और मिलिट्री पीक पर पहुंचा। अराविडू डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के रेन में स्टेबिलिटी कम थी और एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। और फाइनली मराठा एम्पायर की तरफ बढ़ते हैं। 17वीं सेंचुरी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत और मुगल एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट किया और हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी ने मराठा एम्पायर संभाला और औरंगजेब से लड़ते हुए वीरगति पाई। समय के साथ सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ जैसे मराठा फैमिलीज ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को दुर्रानी एम्पायर के हाथों भारी हार हुई और फाइनली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद 1818 में मराठा कॉन्फेडरेसी का अंत हो गया और इसी के साथ मेडिवल पीरियड का अंत होकर मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हुई, जिसे आप नीचे के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा।